नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सूत्र स्थान के चरक सूत्र स्थान के 8वें अध्याय इंद्रियो उपक्रमणीय अध्याय पर आ गए हैं। ये अध्याय जो है ये अध्याय जो है स्वस्थ चतुष्क का चौथा अध्याय है। यही आखिरी अध्याय है। हमने सबसे पहले हम 1 से 4 तक पढ़ लिया। उसके बाद हमने 5 से 8 अध्याय स्वस्थ चतुष्क का अध्ययन किया। उसमें हमने ये देखा कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम पर अधिक बल दिया गया है। आचार्य चरक जी ने स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम पर अधिक बल दिया है और रोगों का कारण बताया है। असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध, काल। तो हमने प्रज्ञापराध और काल के बारे में बात कर ली है। प्रज्ञापराध में हमने 7वें अध्याय में बात की, तो वहीं काल के बारे में हमने ऋतुचर्या दिनचर्या के अकॉर्डिंग बात कर ली कि वात पित्त कफ किस ऋतु में किस काल के अनुसार बढ़ता है घटता है और अग्नि बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमने ये बात कर ली है। तो आज हम असात्म इंद्रियार्थ संयोग, ये जो मूल कारण है रोगों का, इसके समनार्थ इससे बचने के उपायों को हम पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक है पंचक। ये पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है। तो फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट ईयर पदार्थ विज्ञान एक विषय है। तो ये जो चैप्टर है लास्ट चैप्टर ऑफ स्वस्थ चतुष्क है, आप इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है 5 पेंटैट्स यानी पंचक। यानी इसमें 5 चीज़ें होंगी। पंच इंद्रियाणी मतलब 5 इंद्रियाँ होंगी और उसके जो है 5 विशेष बातें, जैसे पंच इंद्रियाणि द्रव्याणि, पंच इंद्रियाणि अधिष्ठानानि, पंच इंद्रियार्थ अर्था, पंच इंद्रिय बुद्धि। यही जो है 5 के 5 हैं, यानी 25 टोटल मिला दें तो 25 हैं 5 पेंटैट्स। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो फर्स्ट ईयर वाले और AIPGET की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि IDSAB, जैसे IG साहब होते हैं, तो आप ID साहब से इसको कोरिलेटेड बनाकर ID साहब से, I से यानी इंद्रिय, D से यानी द्रव्य, इंद्रिय के इंद्रियाणि द्रव्याणि, S से हो गया स्थान, उन का स्थान क्या है, और A से हो गया उनका अर्थ क्या है, पंच इंद्रिय बुद्धि से B से बुद्धि। तो ये एक ट्रिक है ID साहब, इससे आपको पंचक का सिस्टम पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आ रहा है मन संबंधी कुछ बातें, मतलब 2 4 5 श्लोक 4 श्लोक लगभग ये मन के ऊपर बता दी गई है। मन जो है हमारे बॉडी का एक प्रमुख जो है अवयव है हमारे शरीर का। तो शरीर के अवयव हैं 4, शरीर और सत्व मतलब होता है मन, आत्मा, इंद्रिय। ये जो हैं 4 हमारे शरीर के जो है 4 अवयव हैं। इनमें मन जो है बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसको उभय इंद्रिय कहा जाता है, क्योंकि ये जो है इंफॉर्मेशन का ग्रहण भी करता है सेंसरी पर्पस और इफेक्टरी पर्पस, मतलब कि जो है संदेशों को अंदर भी लेता है और संदेशों को बाहर भी छोड़ता है। तो ये सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, ये उभय इंद्रिय है। लेकिन यहाँ पर अभी जिक्र नहीं है, यहाँ पे अतीन्द्रिय पुनर्मना शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये इंद्रियों से परे है, इंद्रियां जो हैं उनसे परे है, अतीन्द्रिय है। सत्व संज्ञकम, उसको सत्व भी कहा जाता है और कुछ लोग उसको चेत भी कहते हैं। यहाँ पर सत्व चेत ये सब उसके पर्याय दिए गए हैं। और तदर्थम संपत आत्मम, तो ये जो है आत्मा की संपत यानी आत्मा की जो श्रेष्ठता है, तदर्थम आत्मा संपत, आत्मा की श्रेष्ठता के अधीन रहकर काम करता है।
और इंद्रियों की चेष्टाओं का जो है प्रधान कारण है। मतलब इंद्रियां जो हैं, सारी सभी प्रकार की इंद्रियां, दसों इंद्रियां बिना मन के सहायता के अपने कामों को नहीं कर सकती। जैसे अगर आप कोई चीज़ कभी-कभी देख रहे हो चक्षु इंद्रिय से और आपका मन जो है कहीं और हो, तो आपको वो चीज़ दिखते हुए भी नहीं दिखती। इसका यही कारण है कि उसमें मन जो है चेष्टाओं का प्रधान कारण है। तो मन का होना ज़रूरी है किसी भी विषय को ग्रहण करने के लिए। यहाँ से शब्द समझ में आएगा। इसके बाद कुछ मन एक है या अनेक के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहली बात आप लोग नोट कर लीजिए, मन जो है एक ही होता है। मन एक ही होता है, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मन अनेक होता है। तो मन आपका एक ही है और अणु है। मन यहाँ पे लिखा हुआ है, मन एक ही है और अणु है, मतलब बहुत छोटा है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि हम जो है एक ही समय में कई कार्य करते हैं, तो उसका समाधान कैसे हुआ? तो मतलब मन कई जगह पे, मतलब ऑडियो विजुअल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। मन जो है एक बार में देखता है तो दूसरे ही क्षण में वो सुनता है। तो अलग अलग समय पर अलग अलग मन का जो है चेष्टा अलग इंद्रियों के साथ जुड़कर होती है। तो आपको नहीं लगता। तो इसके बारे में चक्रपाणी जी ने कहा है, जिस प्रकार जो है पत्ती जैसे पत्तियों को ले लीजिए और उसमें सुई चुभोइए, 100 पत्तियों को लेकर सुई चुभोइए और एक बार में ही निकाल दीजिए। तो आपको ऐसा लग सकता है कि सभी से एक बार में ही गुजर गया, लेकिन ऐसा है नहीं। सूक्ष्म समय में एक एक करके ही निकला है, सूक्ष्म। तो चक्रपाणी जी का भी आएगा विवरण। तो इसमें बात समझाने की यही कोशिश की गई है और इसका तत्व यही है कि मन एक है और अणु है। और जो है एक पुरुष में सत्व मन यदि अपने चिंत्य उह्य आदि भिन्न विषयों, बहुत सारे विषय वस्तु होते हैं, अलग अलग इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, फिर भी मन जो है एक ही होता है। मन जिस इंद्रियों के साथ जुड़ेगा उसी इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करेगा। तो यही चक्रपाणी जी का पत्र वाला उदाहरण दिया है। ये आपको चक्रपाणी टीका में संस्कृत में मिल जाएगी, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। इसके बाद आ रहा है बाहुल्य अधिकता के अनुसार सात्विकादि वर्गीकरण। तो मन के अंदर जो है कौन से गुण होते हैं? जैसे हमारे बॉडी के लिए कहा गया है कि वात पित्त कफ 3 प्रकार की बॉडी हो सकती है, और जिसमें जिस दोष की अधिकता होगी वही उसका जो है प्रकृति होगी। तो मन की क्या प्रकृति है? तो मन के अंदर सत्व रज तम होते हैं, वो गुण के रूप में होते हैं, और उसी की अधिकता और न्यूनता से प्रकृति मन की निर्धारित होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई पुरुष जो है रजोगुण वाला है, रजोगुण से है, तो अधिक बोलना, अधिक चलना, अत्यधिक मात्रा में वार्तालाप करना, उसका जो है गुण होगा मन का। कोई सोया हुआ रहता है, बहुत ही शांत स्वभाव का है, बिल्कुल उठता ही नहीं है, तो वो जो है तम का है। और कोई कोई होते हैं जो अपने विद्या पाठन, मतलब कि अपने विद्या और अपने जो है भजन कीर्तन में लगे रहते हैं, तो वो सत्व संज्ञकम, उनको जो है सत्व किया गया है। तो इस यद गुणम चाभीक्षणम पुरुषम अनुवर्तते सत्वम तत्व सत्वमेव उपदिश्यन्ति मुनयो। तो इसको मुनि लोग जो हैं अलग अलग प्रकार के बताए हैं। जैसे त्रिगुणात्मक है मन, सत्व रज और तम, मन की प्रकृति बताई गई है। इसके बाद आ रहा है इंद्रियों के विषय ग्रहण की प्रक्रिया। तो इंद्रियों के विषय ग्रहण की प्रक्रिया क्या है? तो इसको आप साइंटिफिकली समझने का प्रयास कीजिए। विषय वस्तु जो है बाहर रहती है। आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, जैसे स्क्रीन को देख रहे हैं, तो
ये आपके लिए एक विषय है और ये जब हमारे चक्षुर इंद्रिय से संपर्क में आया और उस संपर्क में मन भी संलग्न रहा, मन के साथ आत्मा भी संलग्न रही, मतलब संयोग होना चाहिए। संयोग का अर्थ है सम्यक योग। तो मन, आत्मा, मन और इंद्रिया और विषय, इनका जो है सम्यक योग होगा, तभी जो है विषय ग्रहण की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो इसमें लिखा हुआ है मनः पुरस्सरः, मन के अधीन, मन की प्रेरणा से, मन के साथ आगे कर इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। मनः पुरः सराणि इंद्रियाणि अर्थग्रहण समर्थानि भवन्ति। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में डालेगा AIPGT में कि मन को हटाकर पुरः सराणि इंद्रियाणि अर्थग्रहण, मतलब कि इंद्रियां अपने अर्थों को ग्रहण किसके संयोग से करती हैं, तो मन के संयोग। आपको यहाँ पे मन टिक करना पड़ेगा। अब आ रही है बात पंचपंचक। अभी तो मन तक बातें हो गई, अब पंचपंचक के बारे में विशेष अध्ययन आप करेंगे। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन कौन सी? चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन, स्पर्शन। तो चक्षु से आप अक्षी को मत लीजिए। तो अक्षी जो है इंद्रिय का अधिष्ठान है, यानी स्थान है, और चक्षु जो है इंद्रिय है। तो आपको एग्जामिनर कभी इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकते हैं कि चक्षु और अक्षी में क्या अंतर है। तो चक्षु जो है इंद्रिय है और अक्षी जो है आँख है। मतलब आँख में कई स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि कॉर्निया, प्यूपिल और लेंस, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन चक्षु जो है इंद्रिय है। और श्रोत्र, घ्राण, रसन, स्पर्शन, ये सब पंच इंद्रियाणी हैं। अब उन इंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है चक्षु। चक्षु प्रधानम सर्वेषाम इंद्रियाणम विदुर्बुधा। तो जब भी हमें कभी आँखों में कुछ तिनका वगैरह पड़ जाता है, तो घर में हमें बताया जाता है कि चक्षु मतलब कि आँखों में आपके पड़ा है, तो बहुत ही वो सॉफ्ट ऑर्गन है। तो आप जल्द से जल्द जो है इसकी चिकित्सा करा लें, इसको निकलवा लें, क्योंकि बाद में बढ़कर ये एक प्रकार का रोग बन जाएगा, तो घातक साबित होगा। तो चक्षु प्रधानम सर्वेषाम इंद्रियाणम विदुर्बुधा। एक प्रश्न आता है कि व्यापक इंद्रिय कौन सी है। तो व्यापक मतलब सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया किसकी होगी? तो त्वचा की, यानी त्वक इंद्रिय की सबसे अधिक होती है। अब आ रही है पंच इंद्रियाणी द्रव्याणी। तो पंच इंद्रियां तो आप समझ गए, उनके द्रव्य तो वही 5 महाभूत, उनमें जो प्रधानता होगी वही उसके महाभूत होंगे। तो खम, वायु, ज्योति, अप, भू। तो एकदम लाइन से सब कुछ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि चक्षु में आपको आकाश महाभूत मिल जाएगा। अभी देखेंगे लाइन से कि क्या है। तो पृथ्वी महाभूत किस में अधिकता होगा? तो पृथ्वी महाभूत जो है स्पर्शन में होगा। तो अभी आपको पंचक जो है आपको दिखाया जाएगा। अभी द्रव्य समझिए। तो पंच महाभूत हो गए द्रव्य। अब पंच इंद्रियाणी अधिष्ठानानि। तो उनके चक्षु इंद्रिय कहाँ होगी? नेत्रों में रहेगी। और घ्राण मतलब कि नासा में होगी। इसी तरह रसन जो है जिह्वा में होगी। तो उन इंद्रियों का अधिष्ठान मतलब स्थान जो है बता दिया गया है। और त्वचा जो है स्पर्शन इंद्रिय का अधिष्ठान है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। पंच इंद्रिय अर्था। पंच इंद्रिय अर्था मतलब हुआ उन पंच इंद्रियों के अर्थ क्या हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। लाइन से है बिल्कुल। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उनके जो हैं कार्य हैं, मतलब उनके अर्थ हैं। इन्हीं
जैसे कि इंद्रिय है वो शब्द का ग्रहण करेगी, तो कौन सी इंद्रिय है जो शब्द का ग्रहण करेगी? तो जो है इसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो श्रोत्र इंद्रिय जो है शब्द का ग्रहण करेगी। आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सी इंद्रिय किस विषयों को ग्रहण करेगी। अब लास्ट में पांचवा है पंच इंद्रिय बुद्धि। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। श्रोत्र बुद्धि, चक्षु बुद्धि, इस तरह से 5 बुद्धियाँ भी होती हैं। तो इंद्रिय पंचक का अभी आपको ग्राफ दिखाया जाएगा। मतलब ये देखिए, तो श्रोत्र इंद्रिय में यानी हियरिंग में आपको ख मतलब आकाश महाभूत और इसका अधिष्ठान है कर्ण। इंद्रिय अर्थ है शब्द और इंद्रिय बुद्धि है तो श्रोत्र बुद्धि। इस तरह आपको 25 को आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। तो आध्यात्मिक द्रव्य गुण क्या है? तो 4 चीज़ें आपको याद रखनी है आध्यात्मिक द्रव्य गुण में। तो इसको याद रखने के लिए MBA² यानी MB और AA। तो मन और बुद्धि, आत्मा और मन के अर्थ, इसको ऐसे याद रखना है। मन हो गया और मन हो गया और आत्मा जो है ये द्रव्य हैं, आध्यात्मिक द्रव्य। और गुण हैं मन के अर्थ और बुद्धि यानी चक्षु बुद्धि, श्रोत्र बुद्धि, ये जो हैं मन के अर्थ हैं। तो MBA² आप याद रखिए। मनो अर्थो बुद्धिरात्मा च इत्य अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। तो द्रव्य गुण संग्रह ऐसे आ जाता है ऑप्शन में। यही जो है कारण बनता है शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्तिश्च हेतुश्च। यही बनता है शुभ और अशुभ की प्रवृत्ति में भी और निवृत्ति में भी क्या क्या आध्यात्मिक द्रव्य गुण ही कारण बनते हैं। तो अब आ रही है बात कि इंद्रियों में पंच महाभूत है, तो हमें कैसे पता चला? क्या हमें प्रत्यक्ष देख लिया? क्या हमें अनुमान हुआ? तो यस, अनुमान। तत्र अनुमान अगम्या। अनुमान से ही हमें पता चला कि कौन सी इंद्रियों में, तो पूछा जाता है कि कौन से प्रमाण से आप सिद्ध कर सकते हैं कि किस इंद्रियों में कौन से महाभूत है? तो अनुमान प्रमाण। तत्र अनुमान गम्यानाम पंचमहाभूत विकार समुदायत्मकानिमपि सताम इंद्रियाणाम तेजश्चक्षुर्खमश्रोत्र। तो देखिए, महाभूत जो है सब में होता है। एवरीथिंग इज बिल्ट मेड ऑफ पंच महाभूत। लेकिन किस महाभूत की किस में अधिकता है उसी से डिसाइडेड होता है कि आपके इंद्रियों में कौन से महाभूत होंगे। और ये जो है आपको अनुमान प्रमाण से पता लगता है। यहाँ पे यही बातें याद रखनी है। और कोई बाद में यह है तत्व स्वभाव भावित वाच्य जो लिखा हुआ है, इसको आपको याद रखना है किसके लिए कहा गया है। तो इसी के लिए इन पंच महाभूत के इंद्रिय सिस्टम के लिए कहा गया है। इसको आपको याद रखना है इस शब्द को। इसके बाद बात आ रही है कि सुख और दुख का कारण क्या है। तो इंद्रियों के सुख और दुख का कारण है अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग और समयोग। तो समयोग जो होता है वो सुख का कारण होता है। इंद्रियों का उनके विषयों के साथ संयोग हो रहा हो, उनकी बुद्धि के अनुसार हो रहा हो। जैसे इंद्रिय बुद्धि उसको बता रही है कि ये सही है इतनी ही मात्रा में, इसका ना अतियोग होना चाहिए, ना अयोग, ना मिथ्या योग। तो उसमें सुख की प्राप्ति होती है। और दुख की प्राप्ति कब होती है? अतियोग, अयोग और मिथ्या योग से जो है। और दुख की प्राप्ति और दुख की प्राप्ति के साथ साथ रोगों की उत्पत्ति का कारण भी यही बनता है। तो मन का भी अति योग आदि। इसके बाद है मनसस्तु
चिन्तयर्थम। मन का विषय है चिंत्य, मतलब चिंतन करना ही मन का प्रथम एक ही इसमें बताया गया। बाद में आपको बताया जाएगा जब मन के बारे में और स्टडी करेंगे। तो चिंत्य, विचार, ऊह्य, इस तरह से कई आपको बताए जाएंगे। अभी बताया जा रहा है चिंत्य। इनमें मन और मन की बुद्धि, इन दोनों का समान योग साम्यावस्था का कारण है, और उन्हीं का अति योग, अयोग और मिथ्या योग जो है रोगोत्पत्ति का भी कारण है। मनसस्तु चिंत्यर्थम तत्र मनसो मनोबुद्धयश्च ततएव समान समान अतिहीन मिथ्यायोग प्रकृति विकृति हेतु वो भवंती। तो प्रकृति और विकृति में यही अंतर होता है, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी में यही अंतर होता है कि सम्यक प्रयोग, मिथ्या अयोग, अति योग प्रयोग। एक और बात लास्ट आ रही है, लास्ट आज के टॉपिक का लास्ट है। तत्र इंद्रियाणाम, इंद्रियों मन के साथ के स्वस्थ रखने में हेतु। इसको मतलब श्लोक नहीं, इसको आप हिंदी में ही समझ लीजिए कि मन के साथ सभी इंद्रियां स्वाभाविक रूप में वर्तमान रहें, उसमें कोई विकृति ना हो, इसका प्रयास इन हेतु से करना चाहिए। जैसे साथ में इंद्रियार्थों के संयोग द्वारा बुद्धि से ठीक ठीक विचार कर कार्यों को उचित रूप में करना, देश कालात्मा के विपरीत गुण का सेवन करना। तो जो है कि ये उतना इम्पोर्टेंट श्लोक नहीं है, और यहीं पे जो है